हे एवरीवन, आज हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशन देखेंगे जो PYQ है 1978 के। इसमें 23 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन वेन डायग्राम का है। इसमें पूछा गया कि रुकिए, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें पूछा गया कि एन इन्वेस्टिगेटर इंटरव्यूड 100 स्टूडेंट को इंटरव्यू किया है इन्वेस्टिगेटर ने टू डिटरमाइन देयर प्रेफरेंस फॉर द थ्री ड्रिंक्स मिल्क, कॉफी एंड टी। He reported the following: 10 students had all the three milks, 10 students had all the three milks, M, C and T, and 20 had M and C, 30 had C and T, and 25 had M and T, and 12 had M only, 5 had C only, and 8 had 8 only. सो ये हमें डेटा दिया हुआ है। अब पूछा क्या कि यूजिंग अ वेन डायग्राम फाइंड आउट हाउ मेनी डिड नॉट टेक एनी ऑफ द थ्री ड्रिंक्स। अब एक इन्वेस्टिगेटर ने 100 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू किया, उसमें कुछ लोगों ने ये सब डेटा बताया और पूछा क्या गया कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो तीनों नहीं ड्रिंक करते हैं। सो हम पहले डेटा से शुरू करते हैं। 10 स्टूडेंट हैं जो थ्री ड्रिंक्स हैं, मतलब तीनों ड्रिंक करते हैं, तो ये पूरा तीनों बीच में आ जाएगा एम, सी और टी के। ओके, एंड सेकंड है कि 20 हैड एम एंड सी, 20 जो है एम और सी दोनों ड्रिंक करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ओनली नहीं लिखा है इसलिए, और एम और सी का इंटरसेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 माइनस 10, क्योंकि ये पूरा एम और सी का पार्ट है, ये पूरा एम और सी का पार्ट है, उसमें से 10 तो पूरा सारे में कॉमन है, तो उसमें 10 जो है सब में से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 20 में से 10 गए, 10 बचे, तो एम और सी में केवल 10 हैं। एंड 38 सी एंड टी, तो सी और टी का कॉमन कितना हो जाएगा 30 माइनस 10 विच विल बी 20, और 25 हैड एम एंड टी, 25 जो है एम और टी थे, तो एम और टी का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा 25 माइनस 10 विच विल बी 15। सो अब हमें ये डेटा मिल गया। अब आगे क्या दिया गया कि 5 हैड ओनली सी, सी जो है केवल 5 पीते हैं, 5 लोग पीते हैं, और 8 टी, 8 लोग टी पीते हैं, और 12 लोग जो पहले ही दिया था वो एम पीते हैं, मिल्क पीते हैं। तो अब पूछा कितने नहीं पीते, तो इन सबको ऐड कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, सबको ऐड एम, सी और टी का जब यूनिवर्सल लिया जाएगा तब 80 आएगा, तो 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan अल्फा दिया है m अपॉन m प्लस 1 एंड tan बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2m प्लस 1। सो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अभी इसमें क्या है कि tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला रखना जो होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब जब इसको इसमें वैल्यूज पुट करेंगे सो ये निकल के आ जाएगा 1 एंड विच इज इक्वल टू जो tan अल्फा, अगर tan की वैल्यू 1 है तो मतलब कि एंगल 45 डिग्री होगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 45 मीन्स π/4। क्वेश्चन 55, एक्सप्रेस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा वाई। ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है रेशनलाइज कर देना है हमें। अगर रेशनलाइज इसलिए करेंगे क्योंकि जब रेशनलाइज करेंगे तब ये आयोटा स्क्वायर आएगा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। सो बस हमें नीचे जो है आयोटा नहीं लेना है, बस यही करना है हमें। तो जब ये करेंगे और इसको रियल पार्ट को अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। सो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्स की वैल्यू दी है a प्लस बी, वाई की वैल्यू दी है ए गामा प्लस बी बीटा, जेड की वैल्यू दी है ए बीटा प्लस बी गामा। गामा बीटा जो है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। सो हमें शो करना है कि अगर एक्स वाई जेड सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आना चाहिए। तो यहाँ पे दी गई बात कि गामा और बीटा जो है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब हम बीटा को ओमेगा और गामा को ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं। तो अब कैलकुलेशन पार्ट पे चलते हैं। जब यहाँ पे देखते हैं कि बीटा गामा आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो बीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा एंड गामा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सो एक्स वाई जेड सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमने सबकी वैल्यू रख दी वहाँ पे, और ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। अब पहले इन दो टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब आएगा, और आप आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे जा करके
ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा। क्यों? यहाँ पे कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर बी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि जीरो होती है, सो इट विल बी जीरो। इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, तो बचेगा क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स। अब एक्स के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, और कंडीशन क्या दी गई है कि ए जो है जीरो से बड़ा है। सो ये देखिए, एक मिनट, इसका सॉल्यूशन नहीं है। सो आपको मैं बता दूं कैसे करना है इसको। तो आप क्या करेंगे, इस वाले ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि लॉग ऑफ एक्स, ए को आप लिख सकते हैं 1/log ए एक्स। बस यही करना है, और इसको फिर log ए एक्स को जो है टी पुट कर देना है। सो आप इससे क्वाड्रेटिक बना लेंगे, जिससे कि इक्वेशंस आ जाएंगी, फिर आप एक्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्यूशन मैंने गलती से लिखा नहीं है। आगे इसको फिर एक्स के लिए सॉल्व करना है, तो ये काफ़ी इजी है। तो हम बस इसको माइनस वाले टर्म को राइट साइड में ले जाना है, स्क्वायर करना है, बस एक्स के लिए 5/4 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया गया है कि इंटीजर, कौन सा इंटीजर जो है एक्स के इस जो इनइक्वालिटी है इसको सेटिस्फाई करेगा। सो पहले क्या, x+1 का हम स्क्वायर खोल लेंगे, फिर इस इनइक्वालिटी और इस इनइक्वालिटी को अलग अलग कर देंगे, जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो जब इसको अलग करेंगे पहले दूसरे को, तो आएगा x² - 3x+2 विच विल बी ग्रेटर देन 0। सेकंड थर्ड को सॉल्व करेंगे तो x² - 5x+4 आ जाएगा विच विल बी लेस देन 0। फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल रही है x-∞, 1 से लेकर के 2, दूसरे से हम ले रहे हैं तो 1,4 आ रहा है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 2,4 आ रहा है। अब इंटीजर पूछा है और ये ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि इक्वालिटी कहीं होल्ड नहीं कर रही है। तो 2 के बाद 3 आता है, और मतलब 2 4 के बीच में 3 आ जाता है, तो केवल 1 इंटीजर होगा, जो होगा 3। ओके, तो 3 विल बी द करेक्ट वन। अब इसमें स्केच द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इनइक्वालिटी, इसमें स्केच करना होगा। बस देखिए, जैसे कि पहला है x² + y² - 2x। अब ये क्या है, एक सर्कल है जिसके सेंटर क्या हो जाएगा, -g को -f होता है, तो g2 1 हो जाएगा, f वैसे भी g दिया नहीं है, तो 1,0 इज द सेंटर। ओके, 1,0 इज सेंटर। तो हम इस सर्कल को बना लेंगे। दूसरा क्या, 3x - y - 12 विच इज लेस देन 0। तो ये लाइन बना लेंगे इस इक्वेशन की, एंड ये y - x इज लेस देन 0। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन एक यहाँ मिल रहा है 6,6 पे, और ये इस लाइन y - x जो है सर्कल से दो जगह कोइंसाइड कर रहा है, 1,1 और यहाँ पे 0 ओरिजिन पे। तो अब हम देख रहे हैं कि सर्कल के जो है वो सर्कल का बाहर वाला पार्ट हमें लेना है। x² + y² - 2x is greater than equal to 0, 3x - y - 12, 0। सो इसके इस लाइन के इधर वाला पार्ट लेना है, और इस लाइन के इधर वाला पार्ट लेना है। आप ओरिजिन रख के देख भी सकते हैं, जिसमें ओरिजिन नहीं हो, जैसे कि y - x, तो इसमें पता ही चल रहा है कि x जो है ग्रेटर देन 0 y है। सो इससे कह सकते हैं कि x वाला पार्ट लिया जाएगा। तो देखिए, x वाला पार्ट लिया गया है, और इसमें क्या लिया गया है, इसमें आप ओरिजिन रख के देखिए तो -12 जो है वो ट्रू है, 0 से छोटा है, तो इसका मतलब इधर हो रहा है। और सेंटर x, y को जब इसमें भी रख के देखिए तो बाहर का पार्ट ही लेना होगा। अब इस एरिया को सेट कर दीजिए, बस यही करना था। अब इसमें प्रूव करना है कि एक रेशनल नंबर है, काफ़ी इजी क्वेश्चन, बस स्क्वायर करना है। यहाँ पे बस एक पॉइंट है कि 76 + 10√3 जो है ये 5√3 + 1 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि आप यहाँ पे लिख सकते हैं 75 + 1, 75 + 1
75 प्लस 1 प्लस 10√3 प्लस 10√3। तो आप देख रहे हैं 75 को क्या इस 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। इससे हमें पता चल रहा है कि 5√3 एक को ए मान लीजिए, 1 को बी मान लीजिए, तो 5√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। बस इसको सॉल्व करना, तो ये 26 माइनस 15√3 कॉमन आ जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या 1/3। और ये एक रेशनल नंबर क्योंकि इसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। नाउ अब ये भी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा देखने में डिफिकल्ट है। m-n को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, तो हमें ये प्रूव करना है कि m,n+1 होगा m-1 n+1 प्लस x⁻m-n-1 इंटू में m-1, इसके बराबर होगा। तो पहले हम निकाल लेंगे LHS m(n+1) क्या होगा। तो पहली बात क्या, इसमें जो भी दिया है m की जगह जैसे दिया है m रख दीजिए, n की जगह पे n+1 रखना तो n+1 रख दीजिए। जैसे कि पहले LHS में m में कोई चेंजेस नहीं किया गया, सिर्फ n+1 में, तो आप बस n की जगह पे n+1 रखेंगे, तब यहाँ पे आ जाएगा m-n और नीचे आ जाएगा n+1। दूसरे में m भी चेंज हुआ है, n+1 भी चेंज हुआ है, तो आप यहाँ पे LHS होगा, सॉरी LHS यहाँ पे होगा RHS, तो आप LHS और RHS में देख सकते हैं। बस यही चेंज करना है और फिर सॉल्व कर लेना है। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन, और ये इसके आ जाएगा, और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। ये भी सब मैनिपुलेशन का काम खेल है। आप क्या करिए, 4 की पावर x और 3 की पावर x को बस निकालना बाहर, 3 की पावर x अपॉन √3, इसको 3 की पावर x √3 माइनस 2 की पावर, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 इंटू x अपॉन 2, ये हो जाएगा 4, तो 4 की पावर x बस 4/3 की पावर x को लिख सकते हैं 8/3√3 विच इज 4/3 की पावर 3/3, सो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ये PNC का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया कि 6x have to placed in the square of figure below in such a way that each row contains at least 1x। हमें x को भरना है इन बॉक्सेस में, तो कितने वेज होंगे ये बताना है। और कहा कि ये हमें जैसे फिगर में दिया था क्वेश्चन, तो 3 रो दी हैं, एक ये रो, एक ये रो और एक ये रो, 3 रो, हर रो में कम से कम एक होना चाहिए। तो हम ये 3-4 केसेस बना सकते हैं, एक ये 4 केसेस बना सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है कि R1 में हम 1, फिर R2 3, 2। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे 1, 3 और 2 भी कर ले, पांचों को केस बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि R1 एंड R3 जो है वो सिमिलर रो हैं, सो ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ 4 केसेस लेंगे। सो अब आपको पता ही है R1 में कितने बॉक्स है, 2, चुनना कितना है 1, तो 2C1 इंटू R2 में 4 बॉक्स है, चुनना कितने 3, तो 4C3 मल्टीप्लाई R3 में 2 है, 2 चुनना है, बस ऐसे ही कर देना है। अब ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया, ये तीसरा और ये चौथा केस। अब इनको ऐड कर दीजिए और 26 विल बी द करेक्ट वन। नाउ 49 है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 5, 2 of its vertices are A 2,1 and B 3,-2, the third vertex C lies on Y equal to x plus 3, find C। हमें ट्रायंगल दी है, उनकी जो 2 वर्टिसेस हैं वो है 2,1 और 3,-2, और C जो तीसरी वर्टिसेस है उसकी वो ये बताया गया कि इस इक्वेशन कौन सी लाइन से गुजर रहा है, तो y इज इक्वल टू x प्लस 3, तो x को हम k जब मान लेंगे तो y की हो जाएगी k प्लस 3, तो ये एक पॉइंट हो जाएगा। और हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में पढ़ते हैं कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 x1 x2 1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब इसको और जो एरिया होता है वो प्लस माइनस में होता है, क्योंकि ये देखिए मॉड ऐसे भी लगा होता है इसमें। सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू 2 आएंगे, 2 वैल्यूज आएंगे, x k की 7/2 और -3/2 आएगा।
अब के तो x है, y निकालना है तो k प्लस 3 करना पड़ेगा, तो दो वैल्यू जाएंगे 7/2 13/2 एंड -3/2 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकस का क्वेश्चन। पूछा है कि स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ l, एक लेंथ l है सेगमेंट, मूव्स विद इट्स एंड ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, टू लाइन से परपेंडिकुलर उन पे मूव कर रहा है। परपेंडिकुलर लाइन से आप कहने का मतलब है वही जो एक्सेस होता है एक्स एंड वाई एक्सेस, बस उस पर ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो बस वही में लेना है क्योंकि तभी आ सकता है और इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:2। अब एक पॉइंट हमने पी ले लिया है जो इस लाइन को 1:3 में डिवाइड कर रहा है। तो एक जो अगर 1:3 में डिवाइड कर रहा है तो एक हो जाएगा l/3 और दूसरा हो जाएगा 2l/3। ठीक है, अब हमने इसको एक थीटा मान लिया, बी को थीटा मान लिया। सो ए क्या हो जाएगा 90 - थीटा, और साइन थीटा को क्या हम लिख सकते हैं y/l/3, वही बी पी। सो इट विल बी 3y/l। कॉस थीटा क्या हो जाएगा x/ap विच इज 3x/l। आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करने क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। अब ये आ जाएगा 9x² प्लस 9x² सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर 36x² प्लस 9x² प्लस 4l² इक्वल टू 4l²। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो विच ऑन ऑफ द ट्रायंगल लाइज ऑन द लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, टू ऑफ इट्स वर्टिसेस आर -3, 1 एंड 1, 1। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द थ्री साइड्स। तो अब ये जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हमें एक साइड की इक्वेशन तो दे दी 4x प्लस 7y प्लस 5। अब हम तीनों साइड्स निकालना है। अब जो c जो है हम ये कह सकते थे कि d पे लाई करेगा, d तो ये इसलिए नहीं लाई करेगा क्योंकि जब हम a और c के स्लोप निकाल रहे हैं तो 0 आ रहा है, और क्योंकि डी ए और ए बी जो परपेंडिकुलर है तो क्योंकि परपेंडिकुलर तो इनकी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आना चाहिए, जो नहीं आ रहा था। इसका मतलब सी जो है सी पर ये लाई करेगा 1, 1 पॉइंट। अब इक्वेशन ऑफ सी डी लिख लेंगे क्योंकि सी डी जो है ए बी के पैरेलल है, इसका मतलब इसकी स्लोप सेम होगी -4, जो ए बी की स्लोप है तो वो तो हमने लिख ही ली। और पॉइंट कौन से पॉइंट से ये जा रहा है 1, 1 से, तो 1, 1 से पॉइंट एंड स्लोप से हमने इक्वेशन लिख ली। वैसे इक्वेशन अब BC, क्योंकि BC के जो स्लोप हो जाएगी वो परपेंडिकुलर है इसलिए -7/4 हो जाएगी। वैसे ही AD की हमने स्लोप लिख ली पॉइंट एंड स्लोप से। काफ़ी इजी क्वेश्चन ये है सर्कल को क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 5। ऐसा सर्कल की इक्वेशन फाइंड करेंगे जिसकी रेडियस तो 5 है, and which touches the circle x² plus y² minus 2x minus 4y minus 20 is equal to 0। एक C1 सर्कल है जिसकी इक्वेशन ये दी हुई है, इसको टच कर रहा है, कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है 5,5 से, तो हमने यहाँ पे फिगर बना लिया, एक पॉइंट P मान लिया जहाँ पे ये टच कर रहा है, इसको 5,5 मान लिया। दोनों हम देखते हैं जब इसका सेंटर -g, -f सॉल्व करेंगे तो 1, 2 आ रहा और उसकी रेडियस हो जाएगी 2² प्लस 1² प्लस 20 विच 25 √25 5। तो इसकी रेडियस 5 आ जा रही है, तो दोनों की रेडियस 5 है और ये 5,5 पे टच कर रहे हैं, तो इससे कह सकते हैं कि हम सेंटर, दोनों के सेंटर का जो मिड पॉइंट है वो 5,5 होगा। इससे हम लिख सकते हैं कि क्योंकि हमने इस जो सेंटर फाइंड करना है जिसकी इक्वेशन, उसके सेंटर को x, y ले लिया, तो x प्लस 1/2 इक्वल टू 5 हो जाएगा, y प्लस 2/2 5 हो जाएगा, तो x y निकल के आ जाएंगे 9, 8। तो इनका जो सेंटर है वो 9, 8 है। अब हम इस सेंटर की सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं x - 9 का होल स्क्वायर प्लस y - 8 का होल स्क्वायर विच इज रेडियस का होल स्क्वायर विच इज 5²। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें डेरिवेटिव निकालना है sin x² प्लस 1 का। इसमें दिया गया कि फर्स्ट प्रिंसिपल निकालना है, लेकिन अब वो इतना फेमस या आता नहीं है तो मैंने ऐसे ही कर दिया है डायरेक्ट। अब ये फिगर बनाना था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द y इज इक्वल टू a mod ऑफ x की पावर 1/2 फॉर -1 से लेकर के 1 ले। तो पहले हम डिफाइन करेंगे माइनस x कब आएगा, जब x की वैल्यू -1 से 0 पुट करेंगे,
और 0 से 1 पुट करेंगे तो प्लस एक्स आएगा क्योंकि पावर आएगी। अब ये जो उधर जाएगा तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स और एक वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स। तो अब हम जानते हैं कि ये पैराबोला है, तो ये ऐसे इक्वेशन इसकी हो जाएगी। अब फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे कोई भी डेफिनेशन चेंजिंग पॉइंट आ ही नहीं रहा है, जिससे कि हम कहें कि कुछ भी इसमें प्रॉब्लम होगी तो एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं जो रियल नंबर हो जाएगी। और हम देख रहे हैं कि ऊपर भी ये सेम है और ये नीचे भी सेम है, नीचे में बस 1 जोड़ दिया, तो इसका मतलब कि जो रेंज आएगी वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। एंड 1 1 नहीं होगा, इसमें दिया कि पूछा कि 1 1 होगा कि नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो इस पर चाहे -1 रखो और चाहे 1 रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आएगा। इसका मतलब है कि ये 1 1 फंक्शन भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन का। ये एक टाइप है जो आता है a sin x प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी अपॉन ए साइन एक्स। तो ये टाइप होता है, इसमें क्या होता है कि हम न्यूमरेटर को लिखते हैं अल्फा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस बीटा टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमने अल्फा टाइम डिनोमिनेटर लिखा है तो कितना आ गया है, अल्फा टाइम डिनोमिनेटर लिखा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और बीटा टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विच इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब हमने इसको कंपेयर कर लिया तो अल्फा प्लस बीटा 1 आ रहा है और बीटा माइनस अल्फा 0 आ रहा है। इससे क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा के बीटा की वैल्यू 1/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 एक्स, एक्स क्या है सॉरी एक्स मतलब इसके आगे क्या करते हैं जो अल्फा टाइम्स एक्स लिखते हैं और हाफ टाइम ln ऑफ डिनोमिनेटर लिख देते हैं, मतलब हाफ टाइम नहीं सॉरी बीटा टाइम ln ऑफ डिनोमिनेटर लिख देते हैं प्लस सी, बस यही होगा। काफी इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है वेक्टर का। जब पूछा गया कि फ्रॉम ए पॉइंट ओ इनसाइड अ ट्रायंगल एबीसी परपेंडिकुलर ओडी ओई ओएफ आर ड्रॉन टू द साइड्स बीसी CA AB respectively. Prove that the perpendiculars from A, B, C to the sides EF, FD, DE are concurrent. ये वेक्टर्स का अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया कि एक ट्रायंगल बनाया गया है, उसके अंदर एक पॉइंट है O, उससे परपेंडिकुलर डाले गए हैं कौन कौन से, AB पे, BC पे, CD पे। AB पे डाला गया है F, BC पे D और AC पे E डाला गया है। एंड फिर क्या किया गया है कि ये जो A से FP पे परपेंडिकुलर डाला गया है, B से FD पे परपेंडिकुलर डाला गया है और C से ED पे परपेंडिकुलर डाला गया है। तो पूछा गया है कि EF प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द टू द साइड्स, जो ये परपेंडिकुलर्स हैं ये हमने मान लिया कि H पे जाके ये कोइंसाइड कर रहे हैं तो ये सारे कॉन्करेंट हो जाएंगे, तो हमें ये प्रूव करना है। तो पहले हम देखते हैं कि इन सबको O के रिस्पेक्ट में वेक्टर मान लेते हैं। तो A को क्या मान लिया है, एक A वेक्टर, B को B वेक्टर, C को C वेक्टर, D को D वेक्टर, E को E वेक्टर, F को F वेक्टर, H को R वेक्टर मान लिया है। तो पहला क्या हमें पता चल रहा है कि OF जो है AB के परपेंडिकुलर है, OF AB के परपेंडिकुलर है। इससे क्या कर सकते हैं, जब डॉट प्रोडक्ट लगेगा जब परपेंडिकुलर तो 0 आ जाते हैं, तो F डॉट B माइनस से क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। इससे हम कह सकते हैं F डॉट B इक्वल टू F है। और वैसे ही हम देख सकते हैं कि OE भी AC के परपेंडिकुलर है, OD भी AB AC के BC के परपेंडिकुलर है, जिससे कि हमें 2 इक्वेशंस और पता चल जाएंगी। ठीक है, और हमें क्या दिया है कि AH जो है EF के परपेंडिकुलर है, AH EF के परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि FE के परपेंडिकुलर तो हमने डाला ही है और H पे कोइंसाइड कर रहा है और H को हमने R मान लिया है, तो इन दोनों का डॉट भी 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो चौथी क्वेश्चन आएगी। उसी तरह जब हम BH को FD पर परपेंडिकुलर डालते हैं तब ये दूसरी क्वेश्चन आ जाएगी। अब इसको जो है 5th में से 4th जब डिवाइड माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा और हम R कॉमन ले लेंगे तो E माइनस D आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो BD माइनस BF है, इसको ध्यान से देखिए, इसको कैसे लाया जा सकता है। इसको जो है थर्ड में से जो है फर्स्ट वाली को घटा दीजिए
जिससे क्या आ जाएगा, डी सी माइनस एफ ए आ जाएगा। तो एफ ए आगे भी है वो कट जाएगा, अब बचा क्या, डी सी और ए ई। अब हम ए ई को क्या लिख सकते हैं, बाय द सेकेंड इक्वेशन ए ई को हम ई सी लिख सकते हैं। अब इसमें हम सी कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, सी को लिख लेंगे डी माइनस ई आ जाएगा कॉमन, या फिर कहें तो ई माइनस डी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि हम आर माइनस सी को कॉमन भी बाद में लेंगे। तो ये आ गया। अब तो आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट डॉट ई वेक्टर माइनस डी वेक्टर जीरो है, इसका मतलब कि आर माइनस सी, मतलब कि जो सी एच है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ई डी के। इससे हम कह सकते हैं कि ये का कंकरेंट है। अब ये क्वेश्चन है, बॉल्स आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 2 black 4 white and 3 red balls till all the balls are drawn. Find the probability that the ball drawn are in order 2 black 4 white and 3 red। मतलब कि पहले 2 black निकल जाने चाहिए, फिर 4 white निकल जाने चाहिए, 3 red निकल जाने चाहिए। और रिप्लेसमेंट नहीं किया, मतलब एक अगर बॉल निकाल ली तो उसको बाहर ही रख दिया, फिर उस पॉकेट में नहीं डाला। तो पहले ब्लैक ब्लैक, फिर 4 बार वाइट वाइट, फिर 3 बार रेड रेड। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी पहले क्या है, 2, टोटल कितने 9। अब एक बॉल निकाल ली, बचे कितने 8, और एक ब्लैक भी निकाल ली तो एक ब्लैक, तो एक ही प्रोबेबिलिटी है, तो 1/8। अब व्हाइट को लाना है तो 4 व्हाइट में से कोई भी व्हाइट हो सकता है, तो 4 ऊपर नीचे, कितने बचे बॉल 7, वैसे 3/6 2/5 इंटू 1/4। अब 3 बॉल बचे, 3 रेड है तो 3 ही आए, तो 100% प्रोबेबिलिटी ही थी। तो ठीक है, तो अब इसका आंसर आ जाएगा 1/1216। 64th क्वेश्चन है, ट्राइंगल एबीसी हैज अ साइड AB इक्वल टू AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमें एक ट्राइंगल दिया है कि AB और AC 5 सेंटीमीटर है एंड BC जो है 6 सेंटीमीटर है। ट्राइंगल A dash B dash is the reflection of triangle ABC in a line parallel to AB placed at a distance 2 cm from AB outside the triangle ABC। पहले तो हमें दिया गया है कि एक ABC ट्राइंगल दिया है, AB की वैल्यू 5 दे दी गई और BC की वैल्यू 6 और AB की वैल्यू 5, और कहा गया कि AB से एक पैरेलल लाइन 2 सेंटीमीटर दूरी पर ली गई है, उसका रिफ्लेक्शन ले लिया गया। तो जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो 2 सेंटीमीटर और दूर बनेगा, तो मतलब 4 सेंटीमीटर दूर बनेगा। और वही क्या बनेगा, ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश 5 सेंटीमीटर हो जाएगा सामने है, और बी डैश सी डैश 6 सेंटीमीटर और ए डैश सी डैश भी 5 सेंटीमीटर। अब इसका भी रिफ्लेक्शन ले लिया गया है, बी डैश सी डैश के से इस लाइन से रिफ्लेक्शन ले लिया गया, वो भी 2 सेंटीमीटर है, उस लाइन से रिफ्लेक्शन लिया गया, तो ये भी 4 सेंटीमीटर दूर बनेगा ट्राइंगल। अब हम देखते हैं कि जो ए डैश और ए डबल डैश को मिला देंगे तो ये बिल्कुल अपोजिट ट्राइंगल हैं, तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच की दूरी 12 होगी। क्यों, क्योंकि जब ये देखिए बिल्कुल सामने हैं और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो 6 का हो जाएगा 3 3 हो जाएगा, और ये हम जानते हैं कि ए डैश सी डैश 5 है, तो इसको हमने अल्फा मान लिया, तो वो जो पाइथागोरस से हम कह सकते हैं कि ये 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हमें निकालना क्या है, ए डबल डैश, ये निकालना है, हमें पता क्या है, ए डैश पता है क्योंकि ये हम जानते हैं 2 2 4 दूरी है, और ए डैश ए डबल डैश की 12 दूरी है, और हमें एंगल अल्फा भी पता हो जाएगा क्योंकि साइन अल्फा हो जाएगा 3/5, और तो ये पता चल गया 37 डिग्री हो जाएगा। सो हम कॉस अल्फा क्या कहते हैं, कोसाइन रूल से निकाल सकते हैं कि ए डबल डैश कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये सामने वाली साइड और ये सामने वाला एंगल, तो कॉस ऑफ 90 प्लस अल्फा हो जाएगा, ए डैश का स्क्वायर प्लस ए डैश ए डबल डैश का होल स्क्वायर माइनस ए डबल डैश का होल स्क्वायर, जो हमें फाइंड करना अपॉन 2 ए डैश ए डबल डैश। अब हम x को ऐसे फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू को पुट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ए डैश की वैल्यू 2 है, ए डैश ए डबल डैश की वैल्यू 12 है, सो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।